बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड व्हिच इज रिगार्डिंग द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स इन डीसी सर्किट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम दो हिस्सों को कवर करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो इंडक्टेंस के बारे में है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स की हो सकते हैं, उसको कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे और तरीका देखेंगे कि किस तरह से जो है हम डिफरेंट इंडक्टर्स की इंडक्टेंस को कंप्यूट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट दी देयर इफेक्ट्स इन डीसी सर्किट्स। कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर इसमें ये देखेंगे कि अगर हम किसी इंडक्टर को किसी डीसी सर्किट के अंदर ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से बुनियादी तौर पे किस तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और वो क्या क्या इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं करंट और वोल्टेज के बिहेवियर के ऊपर। तो आज का ये जो लेक्चर है हमारे कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टू PHY 402 BS फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर इवनिंग का हिस्सा है और स्प्रिंग 2021 में। सो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने इंडक्टेंस, उसकी टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे से बात की थी। और इससे रिलेटेड जो है स्पेशली हमने फोकस किया था कि सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह जो है वो किस तरह से जो है फिजिकली कंप्यूट की जा सकती है और उनकी कौन कौन से यूनिट्स हैं और किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड की बात करेंगे, फिर इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड की बात करेंगे और फिर इंडक्टर इन डीसी सर्किट की बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड निकालने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि सोलेनॉइड क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सोलेनॉइड जो है बेसिकली एक स्पाइरल स्प्रिंग की तरह का एक शेप का डिवाइस है, जो कि डिफरेंट टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लूप्स ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाज़ह तौर पे कि ये जो गोल चक्कर है, जो स्प्रिंग नुमा है, ये एक सोलेनॉइड है। और ये जो सोलेनॉइड है, या तो ये बिल्कुल खाली हो सकती है, जैसा कि आप ये ऊपर वाली फिगर के अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर फ्री स्पेस या कह लें या फिर एयर जो है भरी हो सकती है और जिसे एयर इनक्लोज कह सकते हैं। जबकि कुछ सोलेनॉइड जो है इस तरह की हैं कि जिनके ऊपर जो वायर है वो किसी और मटेरियल के ऊपर रैप की जाती है। अमूमी तौर पे ये जो वायर है ये आमतौर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर रैप किया जाता है, जिससे इसकी जो मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज जो इंडक्टेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो उस हवाले से हम इनको आमतौर पे इंडक्टेंस सोलेनॉइड को दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर फ्री एयर वाला हिस्सा या फिर आपके पास जो है किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इसको रैप किया जाता है। पहली बुनियादी बात तो ये समझ लें हम। फिर दूसरी बुनियादी बात समझने वाली ये है कि ये जो इंडक्टेंस है या फिर आपके पास सोलेनॉइड है, ये किस तरह से हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। तो दूसरा अहम बात है वो है इसकी ज्योमेट्री और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसका मतलब किसी भी सोलेनॉइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो, और सेकेंडली जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो, दो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि किसी भी सोलेनॉइड के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो assume a uniformly wound solenoid having n turns and length l। तो इसको हम कहते हैं कि L इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। तो उस हवाले से इसका एरिया और इसकी लेंथ और इसके नंबर ऑफ टर्न्स, ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो अमूमी तौर पे सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ये तीन अहम बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात ये है कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, तो किसी भी आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला नंबर ऑफ टर्न्स टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट के बराबर होता है, अगर आप इसको फैराडे लॉ और उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर। बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ये आपके पास फॉर्मूले में आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और यहाँ पे ये जो है आपके पास एरिया है ऑफ द सोलेनॉइड, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपके पास यूँ वैल्यू डेवलप की जा सकती है। अब आप इसको सॉलिड वाले फार्मूला में पुट कर सकते हैं और पुटिंग के दौरान आप ये साबित कर सकते हैं
एन फाइव बी ओवर आई जो है इस फॉर्म में डेवलप किया जा सकता है, या फिर आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर दिस वॉल्यूम आ सकता है. So this will be give you the total value of inductance or self inductance. This shows that L depends upon the geometry of the object. तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज शो कर रहा है कि जो इंडक्टेंस है वो ना ही करंट पे डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस, और ना ही आपके पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पे. एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके जी. तो ये जो है एक सिंपल फार्मूला से आप इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड कंप्यूट कर सकते हैं. सिमिलरली आप जो है इंडक्टेंस ऑफ द टोरॉइड जो है उसको भी निकाल सकते हैं. अगर आप देखें तो टोरॉइड जो है वो किस शेप का होता है. टोरॉइड एक्चुअली आमतौर पे डोनट शेप का या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हाइट है, एज वेल एज इसके दो रेडियस होते हैं. एक इंटरनल रेडियस है और एक आउटर रेडियस है, और ये वाला जो रेडियस है दैट इज द मेन रेडियस है. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड जो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर टू पाई आर है. अगर आप यहाँ से दोबारा वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस, और आप इससे इजीली जो है इंडक्टेंस की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं. तो अगर आप इस वैल्यू को उठा के टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह नंबर ऑफ लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्यूट करते हैं, तो यू हैव हियर म्यू नॉट एन स्क्वायर एच ओवर टू पाई एंड एल एन लॉग ऑफ आर टू ओवर आर वन. तो ये आपके पास जो है टोटल इन सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, और ये आप किसी भी रिक्वायर्ड जगह के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड से हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के बाद हम इंडक्टेंस वाले फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके इसको कंप्यूट कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स हियर. ये दो काम करने के बाद आइए सबसे पहले समझें कि इंडक्टर क्या होता है. तो ये सॉलिनॉइड हो, ये डिफरेंट चीज़ें हो, ये सारे के सारे एक्चुअली तौर पे क्या कहलाते हैं, इंडक्टर कहलाते हैं. सर्किट एलिमेंट एक ऐसा सर्किट का हिस्सा है दैट हैज लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इंडक्टर. तो ऐसा सर्किट एलिमेंट जिसकी इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस है वो लार्ज होती है, हम उसे इंडक्टर कहते हैं. द सर्किट सिंबल इज आमतौर पे ये स्पाइरल नंबर ऑफ टर्न्स की तरह रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम इंडक्टर कहते हैं. वी अज्यूम दैट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल compared to the inductor. However, even without a coil, a circuit have some self inductance. तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो है ये सिंपल जो आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इंडक्टर. तो उस वाले से ये जो है ये कंपेयर किया जा सकता है. सेकेंडली द इफेक्ट ऑफ इंडक्टर इन द सर्किट. मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी इंडक्टर को अपने सर्किट में लगा लिया है तो उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट जो है वो हो सकता है उसको देखें अगर. सो द इंडक्टर रिजल्ट इन द बैक ईएमएफ. तो एक्चुअली तौर पे जो इंडक्टेंस है एक्चुअली वो ईएमएफ को बैक करती है, अपोज करती है, तो उस वाले से जो इंड्यूस हो रही है. So therefore, an inductor in the circuit opposes the change in the current in that circuit. तो एक्चुअली अगर आप किसी सर्किट के अंदर बैटरी लगाते हैं और बैटरी उस करंट उसकी वजह से बैटरी का करंट जो है फ्लो करता है सर्किट के अंदर, तो अगर उसके अंदर इंडक्टर होगा तो इंडक्टर ने क्या करना है, सर्किट के करंट को फ्लो करने से रोकना है. तो इसका मतलब इंडक्टर जो है वो उसकी अपोज करेगा चेंजेस को जो करंट में पैदा हो रही है. अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज करने को रोकेगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होने को रोकेगा. सो द इंडक्टर अटेम्प्ट्स टू कीप द करंट द सेम वे इट वाज बिफोर द चेंज अकर. तो इंडक्टर का काम किसी भी करंट को स्मूथ लाइन रखना है, उसमें किसी किस्म की होने वाली तब्दीली को रोकना है. The inductor can cause the circuit to be sluggish as it reacts the change in the voltages. तो इंडक्टर की वजह से जो है वो सर्किट के जो करंट्स हैं या उसके रिएक्शन जो है वोल्टेजेस की वजह से जो चेंज हो रहे हैं उसको वो चेंज कर सकता है, और उसके अंदर वो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकता है. तो आइए समझने की कोशिश करें कि अगर हम किसी इंडक्टर को किसी डीसी सर्किट में लगा देंगे तो उसकी वजह से क्या-क्या इफ़ेक्ट जनरेट हो सकते हैं. तो आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो कि टू वे इस्तेमाल किया जा सकता है. मीन टू से इस सर्किट के अंदर रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है,
और आप इसे आरएल सर्किट कह सकते हैं। और इसके साथ कौन सा लगाया हुआ जी, डीसी सोर्स है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडक्टर इन डीसी सर्किट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए करंट को यहाँ पे S1 स्विच रखा गया है और यहाँ पे जो सेकंड स्विच है वो S2 रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि S1 और S2 के क्लोज होने से सर्किट कंप्लीट हो रहा है और ये ईएमएफ सोर्स जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। अगर आप S2 को B कनेक्शन के साथ मिला दें और S1 को ओपन छोड़ दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो एन RL series circuit contains an inductor and the resistor. Assume S2 is connected when the S1 is closed, T is equal to 0, the current begins to increase। तो जैसे आपने कनेक्शन सारे जोड़ दिए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो आपने ये भी कनेक्ट कर दिया हुआ है और ये भी कनेक्ट कर दिया है, जिसके नतीजे के अंदर जो करंट है वो फ्लो करेगा। जैसे करंट फ्लो करता है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे करंट आएगा तो वैसे वैसे ये जो नया करंट है ये अगर इंडक्टर में से गुजरने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर जो है इसको अपोज करेगा, जिसके नतीजे के अंदर इंडक्टर जो है वो इसको एक बैक ईएमएफ के जरिए से इस करंट को रोकने की कोशिश करेगा। सो एज यू कैन सी हियर एट द सेम टाइम द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर दैट अपोजेस द ओरिजिनल इंक्रीज इन द करंट, जिसके नतीजे के अंदर जो है रजिस्टर में से करंट ज़्यादा होगा और जबकि इंडक्टर में से करंट जो है वो थोड़ा हो जाएगा। और अगर हम इसी लूप सर्किट के ऊपर अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अ लूप हियर, दिस इज द बेसिकली द ए बी सी एंड डी। तो इफ यू कैलकुलेट द ए बी सी डी ए, तो आप अगर ए बी सी डी ए वाले हिस्से को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप ए से मूव कर रहे हैं आर की तरफ, तो ये होगा माइनस I1 आई R1 माइनस ये होगा जी आपके पास आई एल, और ये होगा, आप जानते हैं कि ये आपके पास ईएमएफ जो होती है वो उसका रिलेशन क्या है, फिर आप जो है ये प्लस होगा किसके बारे में, एप्सिलॉन के बारे में, और ये इज इक्वल टू क्या होगा जी, जीरो होगा। तो दिस इज कॉल्ड दी, यू कैन से दी वैल्यू ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का रूप रूल हमने लगाया और लूप रूल के ज़रिए से हमने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये इक्वेशन डेवलप कर ली। जैसे आप अब इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो यू विल हैव दैट कि आपके पास ये टोटल ईएमएफ माइनस आई आर माइनस एल डी आई ओवर डी टी जो है उसमें करंट एक्चुअली चेंज हो रहा था, तो ये डी आई ओवर डी टी की फॉर्म में होगा और ये सब कुछ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आप क्या देखें तो ये क्या है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल वे है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप सारी इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपलर वे कि डी आई ओवर डी टी लिखा जा सकता है किसके बराबर, एल की फॉर्म, और ये है एप्सिलॉन माइनस आई आर, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके जी। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप आई वाली टर्म में अलहदा कर सकते हैं और एल वाली टर्म में जो है वो टी वाली अलहदा कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिसके नतीजे के अंदर डी आई कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू फिर 1 ओवर एल, तो दिस इज दी डी टी है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर दोनों साइडों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो देन ऊपर वाले का वो नीचे डेरिवेटिव जो है मौजूद होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी माइनस आर से आप डिवाइड कर दें। So you will find that this is becomes equal to the, you can say epsilon minus, एक मिनट,
So I can write here that directly, but आप कोशिश कीजिएगा इसको हर स्टेप को कंप्लीट करने की. So this is the epsilon minus IR. So और ये आपके पास जो है माइनस आई आर के फॉर्म में है यहाँ पे. So you can write it as T over L here. So आप इसको यहाँ से यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट हियर द वैल्यू एज ln epsilon minus IR is equal to T R over L. So this is the minus 1 that has been shifted here. So this is in a very simpler way. You can see here कि ये log है. log को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा epsilon minus IR is equal to exponent of minus T R over L here. So this is the value. और आप अगर इसको रीअरेंज करें तो करंट की वैल्यू को कंप्यूट किया जा सकता है बहुत सिंपली. और अगर आप इसको कंप्यूट करके निकालते हैं तो दिस इक्वेशन कैन बी इजीली यू गेट है. तो ये आप करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं एप्सिलॉन ओवर आर. इट कैन बी रिटन एज इन दिस वे. तो इस तरह से आप सिंपली इसको कंप्यूट कर सकते हैं. और ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है एज यू कैन सी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन as you can see the inductor affects the current exponentially. तो आप देख सकते हैं कि जो करंट है उसके अंदर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो करंट है वेरी कर रहा है और ये एक्सपोनेंशियल डिके है या फिर ग्रोथ है. तो इसको वे फॉलो करेगा. द करंट डज नॉट इंस्टेंटली इंक्रीज टू इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम वैल्यू. ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है. ये स्लो स्लो वेरी कर रहा है. सेकेंडली इम्पॉर्टेंटली इफ देर इज नो इंडक्टर द एक्सपोनेंशियल टर्म गो जीरो. जैसे ही एक्सपोनेंट टर्म जो है आपका एल इज इक्वल टू जीरो हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस. तो द करंट वुड इंस्टेंटली रीच मैक्सिमम वैल्यू एज एक्सपेक्टेड. तो जैसे ही होगा तो ये अपोजिशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी. करंट फौरी से क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर जाएगा. तो इस तरह आप मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि इंडक्टर को इनकारपोरेट करने की वजह से जो एक स्मूथ डीसी करंट था वो आपके पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा या फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो द एक्सप्रेशन फॉर द करंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट. तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट के अंदर ऊपर जो हमेशा चीज़ होती है वो आपके पास डायमेंशनलेस होती है. तो एक्चुअली तो टाइम डिवाइडेड बाय आपके पास एल ओवर आर जो था वो एक्चुअली तौर पे वो भी टाइम के तौर पे लिखा जा सकता है. इट इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट क्या है एक्चुअली दिस टाइम कांस्टेंट हैज द सेम यू कैन से द डेफिनेशन जो कि आमतौर पे कैपेसिटर के लिए लिखी जाती थी. और इंडक्टर का बिहेवियर कैपेसिटर के बिहेवियर जैसा ही बन जाता है क्योंकि कैपेसिटर में भी जब आप किसी कैपेसिटर को किसी डीसी सर्किट के अंदर ऐड कर देते हैं तो वहां पे भी आपके पास क्या है कैपेसिटर जो है उस सर्किट के अंदर की मौजूदगी की वजह से अपना जो करंट के फ्लो है उसको एक्सपोनेंशियल टर्म बिहेवियर में चेंज कर देता है. इन द सेम वे इंडक्टर ने भी यही काम किया. और ये जो टाइम कांस्टेंट है कैपेसिटर की तरह इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ करंट टू रीच 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. और ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इसी तरह जिस तरह एक कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग फेज होता है और डिस्चार्जिंग फेज होता है इन द सेम वे इंडक्टर के अंदर भी आपके पास जो है आरएल सर्किट के अंदर भी चार्जिंग फेज और डिस्चार्जिंग फेज आ सकता है. और ये जो करंट है ये इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली. सो द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द करंट इज द epsilon over r and is reached at t approaches infinity. The current initially increases very rapidly. ये करंट शुरू में बहुत तेजी से ग्रो करता है. Then the current gradually approaches the equilibrium value as you can see here. And this time constant is equal to L over R. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये epsilon over R का 0.632 होगा.
और ऑलमोस्ट अगर ये 5 टाइम्स हो जाए तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम वैल्यू अचीव हो जाती है। इन द सेम वे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिस्चार्ज द इंडक्टर देन यू हैव टू गेट ऑफ दी बैटरी। बैटरी आपको निकालनी पड़ेगी और उस टर्मिनल को आपको बैटरी के टर्मिनल से हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो फिर एक्सपोनेंशियली आपका जो ईएमएफ है वो डिके करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका करंट जो है वो डिक्रीज होगा यू विल हैव द डिक्रीज इन द मैक्सिमम करंट। और जिसके नतीजे के अंदर आपका जो करंट है इट गोज फॉर द एक्सपोनेंशियल डिके। एज यू कैन सी है कि आप अगर इसको S1 से S2 की बजाय एस को बी से जोड़ें और S1 ओपन है तो आपका जो एक्सपोनेंशियल है करंट जो कि अराउंड दी या फ्लोइंग थ्रू दी इंडक्टर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करना शुरू कर देता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इसको हम इसका डिस्चार्जिंग फेज और इसका चार्जिंग फेज कह सकते हैं। तो अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो आपके पास जो है इंडक्टर एंड डीसी सर्किट के अमूमी तौर पे दो हिस्से या दो फेज हैं। पहला हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग फेज, जिसके अंदर आपके जो सर्किट है उसके कनेक्शन जो है वो मिले हुए हैं। ए इज कनेक्टेड, स्विच इज कनेक्टेड टू ए, जिसके नतीजे के अंदर आपका जो पाथ है वो कंप्लीट है और करंट जो है इसमें से फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे के अंदर इंडक्टर को अपोज करता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, वो एप्सिलॉन आर का है। और जिसे आप एप्सिलॉन आर के बजाय अगर आप वी आर कह दें तो इट कुड बी ईजियर। तो ये वी आर है और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ये वी एल है। तो वेरी इजीली यू कैन से है कि दिस इज वी एक्स एंड दिस इज दी वी एल। और ये इंडक्टर के वोल्टेजेस हैं और ये आपके पास रजिस्टर के वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर के वोल्टेजेस रजिस्टर के वोल्टेजेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यू कैन से कि इंक्रीज करेंगे और ये वाले जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हैं। तो यू कैन सी है इंडक्टर की वैल्यू जो है वो शुरू में रजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप जो है वो थोड़ा है। जैसे जैसे हमारे पास जो है वो टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट आती जाएगी। जबकि इंडक्टर के लिए स्टार्ट में जो है वोल्टेज जो है वो ईएमएफ के वोल्टेज वो ज़्यादा होंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये कम होना शुरू हो जाएंगे। जिसका नतीजा ये होगा कि आपके पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ कम हो रही है, जिसके नतीजे के अंदर इंडक्टर जो है वो कम रेजिस्ट करेगा, जिसके नतीजे में आपका जो करंट है वो ग्रो करना शुरू कर देगा और वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास डिस्चार्जिंग फेज है तो आपने ए को जो है वो बी के साथ अटैच करना है, जिसके नतीजे के अंदर इंडक्टर ने जो कुछ जो है वो कंज्यूम किया हुआ है या स्टोर किया हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर जो है वो रजिस्टर के जरिए से डिस्चार्ज हो जाएगा। और आपका जो इंड्यूस ईएमएफ थे एट दैट टाइम वो इंक्रीज होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते रहेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी इस दोनों हिस्सों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका चार्जिंग फेज और डिस्चार्जिंग फेज कैसे काम करता है और इसके पीछे कौन सी थ्योरी और कौन सी बैकग्राउंड है जिसके मुताबिक ये एक्सपोनेंशियली बिहेवियर शो कर रहा है। सो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आइए एक सिंपल एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो तीन लूप्स हैं, तीन सर्किट्स हैं और जिनके अंदर एक जैसे इंडक्टर, रजिस्टर और बैटरीज लगाई गई हैं। ओके, रैंक देम इन टर्म्स ऑफ इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एल ओवर आर जिसको कहा जाता है एंड ग्रेटेस्ट टू फर्स्ट वन। तो आपने सबसे ज़्यादा जिसका टाइम कांस्टेंट है वो बताना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, यहाँ पे भी रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगे हुए हैं। तो आपने ये डिसाइड करके बताना है कि किसका जो है इंडक्टिंग या इंडक्टर जो है टाइम कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा है और किसका कम है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन बल्कि पांच ऑप्शन हैं और इसको अच्छे तरीके से आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको सोचिएगा इसके बारे में, फिर मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको दुरुस्त लगती है और उसकी क्या बुनियादी वजह है। आपने सर्किट को अच्छे तरीके से देख लेना है। अमूमी तौर पे मैं आपको हिंट देता जाता हूँ कि टाइम कांस्टेंट जो है वो किसका ज़्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट उसका ज़्यादा होगा जिसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, थोड़ी होगी। ठीक है जी। और टाइम कांस्टेंट जो है
क्योंकि इसमें इंडक्टर सब में एक जैसा लगा हुआ है, फिक्स है, तो उस हवाले से आपने इसको बखूबी अच्छे तरीके से जो है वो देखना है कि किसके ज़रिए से आपका जो इंडक्टर है L/R जो है गेट द हाईएस्ट वैल्यू, और किस सर्किट के अंदर L/R जो है वो मिनिमम वैल्यू अचीव कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बुनियादी चीज़ है कि जिसकी वजह से ये जो है कैपेसिटर की तरह अगर ये भी एक बिहेवियर शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिके का या एक्सपोनेंशियल वेरिएशन का, देन इट्स मीन देयर इज़ समथिंग दैट इज़ समथिंग चेंजिंग इट्स बिहेवियर। और जिस तरह कैपेसिटर के अंदर जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, तो आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो इंडक्टर है इसका बिहेवियर भी कैपेसिटर की तरह है बट ऑपोजिट है। तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टोर हो रही है जिसके नतीजे के अंदर आपके पास जो है एनर्जी जो है हमें इन अदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसके अंदर हम बताते चले कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है, जिसके नतीजे के अंदर जो है आपके पास जो है करंट और ये सारी वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन या कोई डिस्कशन है तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को जॉइन कर सकते हैं और अपने सवालात और कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।